अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल आपके सामने है, मगर सबसे अहम मामला इस वक्त पनामा केस का है जो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत तेज़ी से थोड़ा तशद्दुद की तरफ राग़िब होती नज़र आती है। हाल ही में पार्लियामेंट में जो मुंतखब अरकान असम्बली के दरमियान धींगा मुश्ती हुई, एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ डाले गए, उसके बाद से अवाम में एक सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या हमारे सियासतदान 8 साल की तसलसल के साथ जमहूरियत के बाद भी इस काबिल नहीं हुए कि एक दूसरे को तहम्मुल के साथ पार्लियामेंट के अंदर सुन सकें। पाकिस्तान की सियासत और जमहूरियत के मुस्तकबिल के हवाले से ही आज हम बात करेंगे, और इस मामले पे बात करने के लिए जनाब सीनियर सियासतदान और मखदूम जावेद हाशमी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, जिन्होंने इस सियासी निज़ाम और जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसी हवाले से आज हमने खुसूसी तौर पे उनसे दरख्वास्त की, मखदूम जावेद हाशमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना अपना गिरबान को वक्त दिया। आप तो अपना अपने गिरबान के झांकने पे एतराज़ नहीं करते, बल्कि आप तो कहते हैं कि सबको अपने अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मगर जब सियासतदान एक दूसरे के गिरबानों पे हाथ डालते हैं तो आपको कैसा लगता है? और जो पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, बतौर सियासतदान आप उसको कैसे देखते हैं? ये इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त ये बातें बन जाती हैं, क्योंकि वैसे तो दूसरे मुल्कों में असम्बलियों में इससे भी बहुत बातें आगे जाके हैं, बड़े बाकायदा अखाड़े बन जाते हैं। और जब मैं डिफेंड करना चाहूँ तो ज़ियाउल हक साहब ने एक दफ़ा उस वक्त भी असम्बली में शोर शराबा हुआ था, तो उन्होंने कहा ये कैसे मेंबरान हैं, कैसी पार्लियामेंट है। तो मैंने कहा सर, आपको पहली दफ़ा इत्तफाक हो रहा है पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स में, इंडिया में, बरतानिया में। मैंने उसकी तारीख इकट्ठी कर ली थी कि कब मार धाड़ असम्बली में हुई है। तो सेनेट में, अमेरिकन सेनेट में, फ्रांस की असम्बली में बाकायदा एक दूसरे को मार धाड़ 1970 तक ये रही है। अब मार धाड़ अब भी है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो हमारी असम्बली है, ये पहली दफ़ा 5 साल इन्होंने पूरे किए थे पीपल पार्टी के दौर में, और 5 साल अब पूरा कर रही है। तो यहाँ पर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हमारे मेंबरान को अंदाज़ा नहीं है कि ये असम्बलियाँ कायम करने और उनको चलाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी गई हैं। अगर वो ये काम करेंगे तो हम कहते भी रहे हैं कि दुनिया ये कर रही है, किसी ने बात भी नहीं सुननी। उन्होंने कहना कि इनको बात करनी आता ही नहीं है, कौम भी आती नहीं है ये कोई देखने की। तो इसलिए इन मेंबरान के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, और जो ये हरकतें कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए उन्हें कि इसका बड़ा बैकग्राउंड है। ये दूसरी असम्बली अगर 5 साल पूरा कर गई तो फिर एक आमरीत के जो इम्कानात हैं वो कम होते जाए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जनरल ज़ियाउल हक की असम्बली जो थी वो ज़्यादा महज़ब थी और आजकल की जो असम्बली है वो कम महज़ब है? वो भी महज़ब नहीं थी, वो डर था ज़ियाउल हक का। आप वाली जो है, आप वाली तो मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, और वो अगर उन मामलात को नहीं देखेंगे तो कौम हमारी आदि नहीं है आप अपनी असम्बलियों को दस्तों गिरबान होते देखकर। वरना हमारे मुल्क में एक दफ़ा लड़ाई में अपना स्पीकर भी मार डाला था। डिप्टी स्पीकर जो थे वही थे, वो स्पीकर थे, उस वक्त वो प्रिजाइड कर रहे थे। He was that time मगर एक जनरल ज़ियाउल हक जैसे फौजी आमिर ने जब आपसे कहा कि ये असम्बली में क्या हो रहा है, तो आपके जहन में ख्याल नहीं आया कि ये फौजी आमिर किस मुंह से ये बात पूछ रहा है? ये तो खुद तशद्दुद और ताकत के जरिए इक़्तिदार पे काबिज हुआ है। मैं आपके लिए अर्ज़ करूं, मेरी किताब में भी है, मैंने 2 दफ़ा जब वो असम्बली में खिताब कर रहे थे तो मैंने कहा आप इस पार्लियामेंट में क्यों आके खड़े हुए? आपका
यू आर स्ट्रेंजर इन द हाउस, आपके पास बंदूक है, उसकी वजह से आप बात कर रहे हैं। आप बंद करें, और मैंने कहा अबाउट टर्न, गो बैक टू योर बैरक्स एंड नेवर कम अगेन। चलो ठीक है, वो आपने कहा, मगर आपके जहन में ये सवाल मुख्तलिफ औकात में आते रहे हैं। अब ये बताएं कि इतना बड़ा वाक़या हुआ, लोगों ने देखा कि उनकी मुंतखब करदा असम्बली में क्या हुआ, क्या लोगों का ये जानने का हक नहीं है कि इसका ज़िम्मेदार कौन था और ज़िम्मेदारों को उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैं तो इसको समझता हूँ कि वो जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा नहीं किया, और अब जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। नहीं तो लेकिन स्पीकर ने तो बात ख़त्म कर दी है। वो हम सुन रहे हैं कि उन्होंने फैसला किया है कि इसकी कोई तहकीक मज़ीद नहीं होगी। स्पीकर का जो प्रोरोगेटिव ऐसे होना चाहिए, जो प्रोरोगेटिव है असम्बली के अंदर बैठे हुए, वो फैसले कर सकता है। अब मैं असम्बली में नहीं हूँ, मेरा अपना इस्तेहकाक है। मैं समझता हूँ कि उनको सजा का तयन करना चाहिए था, जिम्मेदारी का तयन करना चाहिए था। असम्बली के लोग तो उनके फैसले पर तनकीद नहीं कर सकते। आपने जो कुछ मैं असम्बली में नहीं होता, मैं कहता हूँ ठीक नहीं हुआ और सजा देनी चाहिए। आपके ख्याल में आपके सामने जो अभी तक हकायक आए हैं, कौन जिम्मेदार था इससे? नहीं, मैं देखे, मैं ना तयन करने के लिए मेरा एक लफ्ज़ कहना जो है वो तयन नहीं करेगा। मैं भी तहकीक करूँगा, पता करूँगा, फिर बात करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में जिन अफराद में वहाँ कुछ किया, वो उन्होंने असम्बली और पार्लियामेंट की कंटिन्यूटी के अंदर एक लिहाज से उन्होंने ख़राबी पैदा करने की कोशिश की। इस ख़राबी पैदा करने पर उनको सज़ा होनी चाहिए, जो स्पीकर साहब ने नहीं दी। ठीक है, और ये स्पीकर साहब ने ज़रा बकौल उनके बड़े तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा किया, तो यकीनी तौर पे ये भी शायद एक ऑप्शन था उनके पास। अब हाशमी साहब, आपके सामने आपका क्या सियासी मुस्तकबिल है इस वक्त, कैसा है? आप ये अपना सियासी मुस्तकबिल रोशन देख रहे हैं या तारीख देख रहे हैं? मेरा सियासी जो मुस्तकबिल है वो है इस मुल्क की जो पार्लियामेंट है उसकी कंटिन्यूटी। मैं नहीं बन के आता हूँ, लोग मुझे नहीं अगर बनाते, ये अलग बात है। मैं समझता हूँ कि मैं आज बाहर बैठ के भी मैंने इस मुल्क की पार्लियामेंट का तहफ़्फ़ुज़ अकेले तौर पे भी किया। जब सब रास्ते बंद हो गए थे और तमाम पार्टियों की कोशिशें रायगां हो रही थी, तो उस मरहले पे मैंने अपनी कुर्बानी दी, सीट छोड़ी और आगे आया। और जो खदशात थे जिनका मेरे ज़हन में भी था, उन खदशात का मुकाबला मैंने किया, और उस असम्बली को मैं समझता हूँ आज कंटिन्यू कर रही है। तो इसमें मेरा सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी, करम किया कि मैंने उसके लिए सबसे आगे बढ़ के एक ज़ात की कुर्बानी दे के निज़ाम को बचाया। तो ये जब तक हमारी पार्लियामेंट कंटिन्यू करती है तो मैं समझता हूँ कि मेरा मुस्तकबिल जिंदा है। चले, पार्लियामेंट तो कंटिन्यू कर रही है, वो तो हर दौर में पार्लियामेंट तो रही है, मगर जमहूरी तसलसल जो है शायद ये पहली बार होगा अगर ये हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी करेगी कि तसलसल के साथ 10 साल तक जमहूरी दौर रहा हो। मगर आप जानते हैं कि हमारे जमहूरी दौर भी मुकम्मल जमहूरी दौर नहीं होते। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हाशमी साहब, आपने फैसला तो करना है 2018 के इलेक्शनों में तो किस पार्टी के साथ जाना है, तो क्या ये अभी वक्त नहीं है कि आप अपने जो फैसला आपने बाद में करना है अभी क्यों नहीं कर सकते? अभी तक आप उस पार्टी को जांच रहे हैं जिस पार्टी में आपने काफ़ी अरसा गुजारा। नहीं, बात असल में ये है कि मैंने जब फैसले किए हैं, जब मैंने महसूस किया है, तो मैंने अकेले फैसले किए हैं, पार्टियों को छोड़ना पड़ा है। मैंने किसी पार्टी को इक़्तिदार के अंदर छोड़ा है, कभी जिस पार्टी में मैं था हस्बे इख्तलाफ में था तो मैंने नहीं छोड़ा। शायद जब पार्टी की हुकूमत नहीं होती थी तो उस वक्त आप शायद इक़्तिदार में रहे कुछ अर्सा, ज़िया-उल-हक साहब के दौर में या ज़िया-उल-हक साहब का तमाम पार्टियां थी। हाँ, मैं आपसे काफ़ी बता चुका हूँ। वो हुकूमत में कौन था? मुस्लिम लीग थी उस वक्त, वो मुस्लिम लीग थी उस वक्त जी,
वो वाकई मुस्लिम लीग थी जो कायद आजम जो वाली थे उनमें से जो मुस्लिम लीग थी, जो भी थी, जो मौजूद उससे थी, कोई फर्क तो नहीं पड़ता। कायद आजम की एक ठप्पा लगा होना नहीं, चाहिए मुस्लिम लीग का बस। इसके अलावा मैं तो लफ्ज कह रहा हूँ मुस्लिम लीग, और उस वक्त मुस्लिम लीग थी यही कौंसिल लीग, और ये इकट्ठी थी। मतलब आपको ज़ियाउल हक को ज्वाइन करने का वाहिद आपके पास डिफेंस ये है कि वो मुस्लिम लीग नहीं, मैं आपसे अर्ज करूं, मुस्लिम लीग नहीं थी, जमात इस्लामी उसमें थी, JUI थी, फजल रहमान साहब की वालिद की थी। मतलब दूसरों ने किया तो इसलिए आप भी थे। असफंद जार उसका साथ दे रहे थे, मतलब उनके सारे वालिद साथ दे एक रहे बैंड थे। वैगन थी। अब इसकी आप अगली बात सुने, जी वो आप फैसला ना करें, मेरी बात तो जी सुनेंगे। मैंने जब मुझे बुलाया ज़ियाउल हक साहब ने, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे मेरे साथ वज़ीर बने और मेरे साथ इलेक्शन कराने के लिए मेरा हाथ पटाएं। तो मैंने कहा जी मैं तो ये सोच के नहीं आया था, और इत्तेफाक से वहाँ का एक जनरल आज भी जिंदा है, उसका नाम है जनरल KM आरिफ। अच्छा, तो वो ज़ियाउल हक की जगह पे दस्तखत भी खुद कर देते थे, इतना इत्माद के करीबी वो थे। वो आज जिंदा हैं। मैंने उनके सामने ये कहा कि मैं नहीं बनता वज़ीर, उन्होंने कहा नहीं आप मेहरबानी करें। मैंने कहा जी मैं अपने जाऊंगा वापस, लोगों से मशवरा करूंगा। उन्होंने कहा कितने दिन लगेंगे? मैंने कहा 1 महीना। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कैबिनेट इज़ गोइंग टू बी स्वर्न इन टुमारो, आप इतनी मेहरबानी करें। ये मेरे अपने बेड का फ़ोन नंबर है, रात के 3 बजे तक भी आप ये इलेक्शन के लिए मेरे साथ तावन करें, आई बी ग्रेट। बहरहाल आपने किया फैसला, अब तारीख सुने का ना, हिस्सा है ना। वो जनरल जिंदा है सर वो जवाज का तो मसला ही नहीं ना। आपने ये कहा कि मैंने कभी इक़्तिदार में ज्वाइन नहीं किया। मैं क्या कोई इतना जुर्म भी नहीं किया। नहीं कोई बड़ा जुर्म नहीं, बाकियों ने भी इलेक्शन किया। के लिए गया, कोई बड़ा जुर्म नहीं। इलेक्शन के लिए गया, और जब इलेक्शन का अनाउंस किया मैंने उसी वक्त अब ये बताए ना, अब आप नून लीग उसी वक्त इस्तीफा दे दिया। अब आप नून लीग को ज्वाइन करने के लिए इलेक्शन के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, ये बात नहीं है, ये भी आपकी असेसमेंट है। मैं आपको एक बुनियादी बात, वो मैं पॉलिटिकल वर्कर बैठा हूँ, ज़हन नहीं बनाया अभी, जो पॉलिटिकल वर्कर बैठा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ कि ज़ियाउल हक का वजीर बनने पे भी मैंने KM कार मौजूद थे, मैं उठ के आ गया। ठीक है। तो नहीं, मुझे ये कहना कि मैं अब इलेक्शन का, मुझे उसी तरीके से कम अज कम बात करने का मौका दें। ठीक है, मुझे आज ऑप्शंस हैं ना आपके पास? ऑप्शंस हैं आपके पास या सिर्फ नहीं, एक ही ऑप्शन पे आप गौर कर रहे हैं? मेरे पास ऑप्शन भी हैं, मेरे साथ बेशुमार ऑप्शन, एक नहीं है। अच्छा। मैं पॉलिटिकल वर्कर। और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? कोई पार्टियों की बात नहीं है। अच्छा, मेरे ऑप्शन फैसले करने वो क्या क्या है, हो सकते हैं? कई हो सकते हैं, अभी कबल वक्त है। अच्छा, आप आज़ाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं? कुछ भी हो सकता है, और पार्टी टिकट के ऊपर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। मगर आपकी मेट्रो बस प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मंसूबे में मौजूदगी बड़ी माने खेज थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा आपका अपनी तकरीरों में भी जिक्र किया। नहीं, मेरी उनसे अलहदगी में भी अलग हुई थी, लेकिन उसमें सियासत की बात अभी कोई हमने की वैसे भी आपके नवाज शरीफ के साथ कोई इतने बड़े इख्तलाफात तो थे नहीं। मैं नवाज शरीफ साहब से मेरे कभी भी ऐसे इख्तलाफ इश्यूज़ पे बहुत ज़्यादा नहीं रहे। 1-2 बातें थी कि मैं कहता था, वो नाराज़ भी होते। तो जो आपने छोड़ा, अगर आज आप बताना चाहे लोगों को कि नून लीग को छोड़ा क्यों नवाज शरीफ को, तो एक बड़ी वजह क्या हो सकती थी, वो क्या थी? आज मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि घर के अंदर घर की लड़ाइयाँ थी। उस वक्त एक आदमी जो है उन लड़ाइयों में नाराज़ होकर चला जाता है। मैं चला, तो एक घर की लड़ाई पे आपने नून लीग छोड़ के तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। मैं वही लड़ाइयाँ जो है उसका इजहार मैं आपके सामने नहीं करना चाहता। ठीक है, चलें वो फिर जल्दी जब आप इंशाल्लाह फैसला कोई करेंगे तो उस वक्त बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मखदूम जावेद हाशमी, और जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के तहरीक इंसाफ में गए तो उस वक्त भी बड़े बड़े इंकशाफात हुए, यकीनी तौर पर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात थे जो मखदूम जावेद हाशमी साहब की तरफ से आए, और ऐसे इल्ज़ामात शायद जिनकी वाज़ेह तौर पे तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से तरदीद भी नहीं हो सकी। एक वक्फे के बाद मखदूम जावेद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। मखदूम साहब, जब तहरीक इंसाफ ज्वाइन की उसके बाद काफ़ी इंकशाफात भी आपने किए। एक असूली बात थी, आपको ये महसूस हुआ कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ किसी का कांधा इस्तेमाल करके इक़्तिदार में आना चाहते हैं, और आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इशारे भी किए
कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ बार बार इशारा किया जाता था, और ख़ासकर जब आपने कराची जब गए नून लीग को छोड़ के, तो इमरान खान ने जो पहला आपसे ज़िक्र किया वो ये था कि जनरल कियानी और पाशा से वो राब्ते में हैं। आखिर पहले दिन ही जब आपको ये जिक्र कर दिया था इमरान खान ने, तो आपको तो उसी वक्त गाड़ी से उतर नहीं जाना चाहिए था? मैं, ये बात आपकी सही है कि जब मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा, वो चला रहे थे गाड़ी मेरी, मुझे नहीं बता रहे थे, अपने दोस्तों को वो बता रहे थे कि फलां से ये कियानी साहब से ये बात हो गई है, पाशा साहब से 2-3 जनरलों का नाम लिया उन्होंने। तो मुझे ये बात सही है कि मेरा दिल चाहा कि मैं अपने घर की लड़ाई से यहाँ तो आ गया हूँ, आगे तो ये रास्ता ही और है, मैं क्या करूँ। मैंने तो कभी, आपको तो सहारा चाहिए था। मुझे सहारा नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था एक वो पार्टी जो हज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा करे पार्लियामेंट के अंदर, और उसको ऑर्गेनाइज करने में अगर मेरी खिदमत मौजूद हैं। मैं समझता था, अगर आप बार बार पूछ रहे हैं, मैं इसलिए गया था, मैं समझता था कि मुस्लिम लीग मेरी ज़रूरत महसूस नहीं कर रही। वो एक एटीट्यूड था, एक बातें थी कि जब मैंने और मैं समझता था कि मैं अभी काम कर सकता हूँ, मैं इस मुल्क की जो पॉलिटिकल कोर है उनको मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। आपके ज़हन में ये तो नहीं था कि चलो अगर जनरल कियानी और पाशा की मदद से इक़्तिदार में आ भी जाती है तहरीक इंसाफ तो भी ठीक है, काम चलता रहेगा? मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, क्यों इंतज़ार किया इतना? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्या जो आदमी खुद ये बता रहा है कि मेरा दिल चाहता था कि यहाँ से मैं शामिल ही ना हूँ, अभी तक तो शामिल हुआ ही नहीं था। हाँ, ये पहली तो ये एक बात थी जो उन्होंने आपस में की। मैंने सवालात नहीं किए, लेकिन मैंने एक बात सोची कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन आपने इमरान खान से कहा नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इसलिए तो नहीं आया आपके पास? नहीं, मैंने कोई ये बात नहीं की। जब वो गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, मैं तो अभी सोच के प्रोसेस में था, बातें सुन रहा था, उसका इनकार वो नहीं कर सकेंगे। लेकिन मेरा एक था कि अब मैं आ गया हूँ पब्लिकली, तो इसका मतलब है शामिल तो मैं हो चुका हूँ, तो अब मैं इनके साथ चलूँ या ना चलूँ। तो फिर मेरा एक मरहला था कि मैं भी पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं इनको इस मरहले से निकालूंगा, इनको कन्विंस करेंगे, मैं कन्विंस करूँगा। आई न्यू माई सेल्फ, और मैंने हमेशा उनको कहा, ये बात अब नहीं की, मैंने पार्टी के अंदर कहा, इमरान खान के सामने और पार्टी के सामने, कि मैं तो पहले दिन मैं कहाँ फंस गया हूँ, कभी छुपाया नहीं इस बात को। चलें, फिर आपने खान साहब को उस वक्त भी बर्दाश्त किया जब उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि उस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर मुल्क से बात हो चुकी है, एक जुडिशल मार्शल लॉ की बात हो चुकी है, उस वक्त भी आप दरगुजर कर गए, बर्दाश्त कर गए, खामोश? मैं आपसे एक बात करूँ, मुझे तकरीबन आज तक मैंने किसी सियासी पार्टी में ओहदा नहीं मांगा, ना मुस्लिम लीग में, ठीक है, वहाँ का 6-6.5 साल सदर रहा हूँ, कै मकाम सदर रहा हूँ, मैंने कभी ओहदा वहाँ पे नहीं मांगा। नहीं, फिर खामोश क्यों रहे आप? सुने, वहाँ वजारत नहीं मांगी, ये मैं जो बरसरे आम बात कर रहा हूँ, वो आज मियाँ नवाज शरीफ या दूसरे सुनेंगे तो कहेंगे ये क्या बातें कर रहा था, इसने तो ओहदे मांगे, इसने तो वजारतें मांगी। मैंने कभी नहीं मांगा। इसी तरीके से इमरान खान मेरी बात की तरदीद नहीं कर सकेंगे, मैंने ओहदा नहीं मांगा, उन्होंने मुझे एक सदर बनाया और कहा कि आप मामलात को ऑर्गेनाइज पार्टी करके। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जुडिशल मार्शल लॉ वाली तजवीज़ के ऊपर आप लोग खामोश क्यों रहे इमरान खान के सामने? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं तो इमरान खान के सारे जो इस इशू पे कि हमने धरना देना है नहीं देना, पहले दिन से चलने से पहले भी इख्तलाफ था। आप धरने के खिलाफ थे? धरने के भी खिलाफ था। मैं धरने के सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करने के हक में था कि वहाँ पे एक दिन के लिए जाएंगे, आए एक दिन के लिए, लेकिन ये प्रोलॉन्ग धरने के उसके ऊपर मैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग मैं उससे इख्तलाफ कर रहा था। लेकिन आप तो उस ट्रक में शामिल थे जो रेड जोन में दाखिल हुआ और वहाँ पे आप कुछ दिन तकरीरों में भी शामिल रहे, डी चौक में भी आप शामिल रहे। इसका अंदाज़ा करें कि मैं तो चला गया था मुल्तान बाद में, सुन पहले, हाँ पहले ठीक,
मैं भी लाहौर से चले नहीं थे, मैं मुल्तान चला गया। ठीक है, मैंने कहा कि ये तरीक़ेकार जो है, आपको पता लग गया क्या होने वाला है, साजिश क्या है? देखें, जब इमरान खान ने टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत का मुतालबा किया दैट इज राइट कि सुप्रीम कोर्ट उसको उस वक्त आपने इख्तिलाफ उसकी रहनुमाई करेगी, तो मैं ये कुछ छुपी हुई बातें नहीं थी। तो ये जुडिशल मार्शल लॉ वाली बात उस टेक्नोक्रेट के बयान से पहले आपसे शेयर हमसे ये शेयर की। अच्छा, वो और आपने उसको लिंक किया कि ये तो वही मामला जा रहा है। वो कहते हैं जुडिशल मार्शल लॉ, ये टर्म जुडिशल मार्शल लॉ की इमरान ने इस्तेमाल नहीं की, मगर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, मुझे बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हुकूमत संभालेगा, पार्लियामेंट को तोड़ देगा, 90 दिन जो है सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत होगी, पर इससे भी पहले वही सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करा देगा, हुकूमत आ जाएगी हमारी, क्योंकि कोई और मुकाबले पे नहीं है, उनकी असेसमेंट थी। ठीक है, मतलब ये दरख्वास्त डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट से बात, वो खुद कहते थे तसद्दुद गिलानी चला जाएगा, ठीक है, रिटायर हो रहा है, इसकी जगह पे जो चीफ जस्टिस आएंगे उनके साथ हमारी बात हो चुकी है और वो संभाल लेंगे और 90 दिन के अंदर चले भी जाएंगे। इसमें मैं उनसे ये कहता था, इमरान खान, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन हुकूमत जो चलाएगा वो भी जुडिशल मार्शल लॉ होगा मशरकी पाकिस्तान के अंदर। इसी तरीके से आपने कहा कि ये जुडिशल मार्शल लॉ, मैंने उस वक्त मैंने भी जुडिशल मार्शल लॉ की इस्तेलाह नहीं इस्तेमाल की। अच्छा, ना इमरान आपने कहा ये मार्शल लॉ ही होगा, मैंने कहा मार्शल लॉ होगा। कहा वो था कि सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेंगे, मैंने ये लफ्ज कहे थे, जब सुप्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप लेगी सुप्रीम कोर्ट तो वो भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि वो कैसे, जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा, कोई उसको कहेगा तुमने तो इसमें सुनने अगर तुमने कोई उनको कहेगा कि आपने गैर आईनी कदम उठाया है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हमसे ज्यादा कौन जानता है आइन को। ये लफ्ज़ बातें हुई और वो कहेंगे ये हमारा जो इक़दाम है आइन के मुताबिक है और हम चलाएंगे हुकूमत। अच्छा, जनरल पाशा रिटायर हो गए, जनरल ज़ैनुल इस्लाम आ गए, उसी धरने के दौरान पीटीआई के ब्रिगेडियर रिटायर्ड साइमन शरीफ ने हमारे इसी अपना अपना गिरबान प्रोग्राम में इंकशाफ की थी, वही आपके प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी टेलीफोन एक टेप हुई, वज़ीर आज़म को सुनाई गई, जनरल राहिल शरीफ को सुनाई गई, ज़ैनुल इस्लाम साहब को बुलाया गया, सुनाई गई वो टेप। ये ऑडियो टेप का मामला जो है, आपके ख्याल में इस तरह के राब्ते थे तारिक साहब के? मेरे पास, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे कोरबोरेट करती है? मेरे पास इत्तफाक ये है, जो ये ब्रिगेडियर शरीफ ने आपके बात की थी, वही मुझे इमरान खान साहब ने बताई थी। अच्छा, क्या हम हुकूमत नहीं, ये नहीं कहा था टेप हो गई, उन्होंने कहा कि ये इसी तरीके से पार्लियामेंट, जो मैं बताता रहा हूँ, पार्लियामेंट को तोड़ देगी सुप्रीम कोर्ट और इस तरीके से इलेक्शन होगा। वो तो इत्तेफाक से जो बातें मुझे इमरान खान ने बताई वो उसकी सिलसिला चल पड़ा अमली तौर पर, और ज़ैनुल इस्लाम ने भी वही पॉलिसी जारी रखी, उन्होंने भी वही जारी रखी। मैंने अगर नहीं किया, अगले दिन आसमान जहांगीर ने कहा कि ज़हीरुल इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट के जो वकला थे, जो उन सबको इकट्ठा करके कहा कि इस माई को साइड पर रहने दो और हमने मिलकर ये काम करना है। वो आसमान जहांगीर कह रही है, मेरी एक एक बात का मैं अकेला कहने वाला नहीं हूँ। तारीख सुप्रीम कोर्ट ने कैसे डिसॉल्व करनी थी, पिटीशन के ऊपर फैसला देना था। उन्होंने उनके वो बैठ के ये कह सकते थे कि हम तो मुझे जो बताया था कि वो तमाम जजेस की छुट्टियां मंसूख करेंगे, ठीक है, अदालत बैठेगी और वो कहेंगे कि हम देखते रहे हैं, हमारा अपने दफातर तक आना मुश्किल बना दी गया है और कोई कहीं पे कोई आईनी हुकूमत है नहीं, तो इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि पार्लियामेंट जो है डिसॉल्व होगी, फिर नवाज शरीफ तो खुद खत्म हो जाएगा। ठीक, अली जफर साहब जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इशारा दिया है कि बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जो अभी शायद वो जाहिर नहीं करना बात तो यही है ना कि मैंने वो बातें उस वक्त कह दी जो कहने की जरूरत थी। अच्छा, ये बताइए फिर एक अहम वक्त आपके ख्याल में जनरल राहिल शरीफ ने क्यों नहीं इस चीज को रोका?
मैंने ये भी बात भी मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने कहा जनरल रहील शरीफ को मार्शल लॉ, उनके कोर्ट मार्शल लॉ होना चाहिए। किनका कोर्ट मार्शल लॉ? जो जनरल कहे जा रहे हैं, हाँ हाँ इशारे जिसकी तरफ ये लोग सारे कर रहे थे, कोर्ट कमांडर्स की उनका बात कर। कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये आपने किससे कहा था इंटरव्यू में? मैंने इंटरव्यू में कहा था अभी एग्जैक्टली, जो कि डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स हाँ, का जहाँ पे मैंने कहा था तो क्या उसका रद्द-ए-अमल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं मगर आया। आप ये तवक्को कर रहे थे जनरल राहिल शरीफ से कि वो कोई कार्रवाई करेंगे इन अफसरान के नहीं, खिलाफ? मैं तो बिल्कुल अगर समझता था कि उनके सामने उनके इल्म में तो बातें जरूर, आपके ख्याल में उन्होंने क्यों नहीं उनके बाद इल्म में बातें तो जरूर आई क्यों नहीं होंगी। किया उन्होंने आज से आपके ख्याल? ये तो वो बताएंगे, उनका भी 2 साल खत्म हो जाएंगे, वो बता देंगे। सब बातें बता देते हैं। अभी जो जनरल राहिल शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें छप रही हैं मीडिया में और तज्जिए भी आए हैं कि उनको 80-90 एकड़ की ज़मीन जो है पंजाब में भी अलॉट की गई, और फिर उसके बाद फौजी तर्जमान का बयान आया है कि इस तरह की खबरें छपने से इदारों के दरमियान गलतफहमी पैदा होती है, और ये ज़मीन की अलॉटमेंट भी 2014 का एंड था शायद। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मैं जो फौजी सिस्टम है अंदर ज़मीनें देने का, मैं उसको जानता नहीं हूँ, सच्ची बात है। मुझे नहीं पता कि उनकी, हो सकता है उनका राइट बनता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस बात में मैं कहता रहा हूँ, उसमें जनरल रहील शरीफ साहब की बात आती ही नहीं आती। हमारे वहाँ 6 जनरलों ने नंबरदारी, खुद नंबरदार बन गए। परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे गांव का नंबरदार है। अच्छा। उसका आधा मुरब्बा और ज़मीन मिल जाती थी तो वो नंबरदार बन जाते थे, और आधा मुरब्बा ज़मीन। तो उसको प्रोसीजर तो कोई अडॉप्ट किया होगा। कह रहे हैं ये कौन से जनरल की बात कर रहे हैं? किन की बात? परवेज़ मुशर्रफ, उनके साथ के जो बाकी भी थे, 6 कोर कमांडर नंबरदार हैं वहाँ। नहीं, क्या नंबरदार कैसे हो गए वो? ये गांव का नंबरदार जो बनाते हैं उसके तो प्रोसीजर होता है। ठीक है, खानदानी ये वो, ये नई जगह थी, उन्होंने कहा और ज़मीन मिल चाहिए, उन्होंने कहा जी और तो किसी में मिल नहीं सकती, और परवेज़ मुशर्रफ को शहबाज शरीफ के दौर में इन्होंने नंबरदारियों पर उनको आधा मुरब्बा दे दी। आधा मुरब्बा? हाँ, बतौर नंबरदार दे सिर्फ नंबरदार। कौन कौन लोग? बाकी तो थी, कौन कौन? मैं बता तो रहा हूँ। कौन से साल में ऐसा हुआ? ये जब 97-96 के अंदर। अच्छा, कोर कमांडर, मतलब आपकी नवाज शरीफ की हुकूमत ने ही उनको जमीनें दी? मैं तो कह रहा हूँ, और कैसे कहूँ? ये आपके मुल्तान के इलाके? मुल्तान के इलाके की बात? भावलपुर में। भावलपुर में। और ये 6 जो सबके कोर कमांडर थे उनको दी गई? तकरीबन 6 नहीं होंगे, 3 होंगे, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ 100% नंबरदार है। अच्छा, वो खुद ही जगह अलॉट करते हैं। लेकिन इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होता? तो जो फौज के लिए जो ज़मीनें होती हैं, वो उसकी फौज कहती है हमारे सिपाहियों के लिए, फलां के लिए दें। तो ये वैसे आज की बात नहीं है। हमारे इलाके में, मगर इसके बारे में मालूमात हमारे मुल्तान में तकरीबन चकूक है फौजियों के, सेकेंड वर्ल्ड वार के, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लोग भी जो हैं, जो वहाँ पे खटक हैं, कैम्बलपुर के लोग हैं, उनके चकूक है। मेरे हल्के के अंदर वो सारे पठान हैं वहाँ, वो और बात पश्तो में बोलते हैं। मैं भी पश्तो वोट मांगने के लिए सीखता हूँ। वोट मांगने के लिए क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, करना पड़ता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मखदूम सब। सिविल और मिलिट्री ताल्लुकात आजकल आप कैसे देख रहे हैं? जनरल राहिल शरीफ के दौर में बहुत कुछ हुआ, धरना हुआ, और फिर बहुत से मामलात पे टेंशन रही। न्यूज़ लीक जो रोज़नामा डॉन में जो खबर छप गई उस पर भी टेंशन रही। आजकल आप सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये ताल्लुकात जो हैं, इसके अंदर जब तक ज़िम्मेदारी का तयन नहीं होगा तो ये मुश्किलात बढ़ सकती हैं। आज के दिन ठीक होंगे, कल ठीक होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर असूल तय करने पड़ेंगे कि जो यहाँ इस मुल्क में जो इक़्तिदार आला है वो पार्लियामेंट के पास होगा, फ़ौज उसके साथ चलेगी, और पूरी दुनिया का
निज़ाम ऐसा है। तो इस लिहाज से आज ताल्लुकात मैं दूर से बैठ के देखता हूँ कि बहुत अच्छे हैं। बहुत देखे ना, आज भी हाफिज़ सईद साहब की मामले के ऊपर दोनों एक पेज पे बात कर रहे हैं। शुक्र है, शुक्र करें। तो मैं तो आपने पूछा है कि हैं कैसे, तो फिर मैं वो बता रहा हूँ। तो इस लिहाज से ये कभी सही होते हैं, कभी नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन ये घरों में भी होता है। एक इख्तलाफ रहा, फौज के नहीं, मैं आपको बताऊं, एक जो पोर्टफोलियो में अगर वजीर बैठा हूँ ना, वहाँ लड़ाई दूसरे पोर्टफोलियो से रोज़ाना ऐसे लड़ी जा रही होती है जैसे तीसरी आलमी जंग जारी हो। तो ये झगड़े होते हैं। मतलब सिर्फ ये है कि अफवाम तफहीम के अंदर डिस्कशन का मामला, फोरम ज़्यादा होने चाहिए। तो झगड़ा फौज भी अगर करती है, हमारी ताकतवर तरीन आर्मी है, और ये भी हकीकत है कि इस फौज की वजह से अमन अब हमारा जो बहाल हुआ है, कराची का या पंजाब का, इवन KPK का, फाटा का, सारे मुल्क का जो अमन बहाल हुआ है। आपने बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया। जी, बलूचिस्तान का जिक्र नहीं किया। बलूचिस्तान का तो बहुत ज़्यादा, बलूचिस्तान तो सबसे ज़्यादा मसाइल थे। मैं एक बात ये कर रहा हूँ कि चौथी पांचवी दफ़ा अगर फ़ौज को ही वहाँ बुलाया जाता है कि वो मिलिट्री एक्शन करे, तो ये इसकी बजाय इसको जिम्मेदारियों का तयन करना पड़ेगा। इमरजेंसी में इन्होंने मुल्क को अमन दिया है, उसको तस्लीम ना भी करना वो भी ज्यादती होगी। अब ये बताए ना कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में एक जो झलक हमें नज़र आती है, वो वज़ीर दाखिला जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पाकिस्तान के कुछ शहरियों को अचानक लापता हो गए, वो अगवा हो गए। ब्लॉगर जो सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार करते थे, अच्छी बात है कि अभी चंद दिन पहले वो तो वापस भी आ गए, मगर सवाल वापसी का नहीं है। सवाल ये है कि उनको अगवा किसने किया, तो उन पे जिस तरह के इल्जामात लगाए गए, ये क्या था? क्या ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की हम मांगी थी? इसके बाद जब वो आ गए, सबसे बेहतर तो वही बता सकते हैं कि क्यों के कोई लेके गया। आप भी बड़े मंझे हुए, बड़े तजर्बेकार सियासतदान हैं। आपको तो अंदाजा होगा। नहीं, देखिए बात सुने, मुझे पकड़ा गया तो 15 दिन तक मेरे घर वालों को पता नहीं था, ठीक है ना। लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, इसको मेरा चूँकि दामन साफ था, मैंने इस इशू को ये नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या किया। नहीं, लेकिन आपको इशू बनाना चाहिए था ना। आप तो मुंतखब नुमाइंदा हैं। आप जो है अपने जाती तौर पे अगर आपको कोई रिलीफ मिल गई, आप खामोश हो जाएंगे। आपको ये शहरियों के हकूक का कोई फिक्र नहीं। मैंने उस अदालत का बाइकाट कर दिया जहाँ मेरे पास केस चला रहे थे जेल के अंदर। नहीं तो अब आप बाकी आम शहरियों के लापता होने के बारे में आप क्या कर रहे हैं? आप कहते हैं बस आगे वापस ठीक है, बोल रहे हैं हम उनका, आपको उनके हम उनके बात करेंगे। नहीं, वो तो मजबूर हैं, वो गवाच, वो मखदूम जावेद हाशमी नहीं है, वो कहते हैं वो पार्लियामेंट में नहीं रहे। सुस्त गवाच नहीं, आप नुमाइंदे हैं उनके। आप गवाह न बने। जो ताकत आपके पास है वो शहरियों के पास नहीं है। वो आके आपको इक़्तिदार में बिठाते हैं, वो लोग सार आंखों में बिठाते हैं। आप कहते हैं आप गवाही दें, आप क्यों नहीं उनके लिए आवाज उठाते हैं? वो आ गए हैं ना, बोले, बस बात खत्म हो गई। बोले, आपको नहीं बोलना चाहिए उनके लिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा जब तक वो अपनी तकलीफ ना बताएं पूरी कौम को, मैं क्यों बोलूं? अच्छा, हो सकता है वो खुश हो सकता है वो ब्लैकमेल हो सकता है वो खुश हो, और उनके ऊपर जो इल्जाम लगे वो बोलने के ये बात तो बोले ना, ये बात बोले। आप बतौर मुंतखब नुमाइंदा आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए, आपको आवाज नहीं उठानी चाहिए। मुझे वो उनकी आवाज जब आ गए, जो पहला ख्याल में मिनिस्टर को क्या करना चाहिए? कौन सा चौधरी निसार को क्या करना चाहिए? वो बोलता है कि हमारे साथ कुछ हुआ भी है कि नहीं। वो तो अगर दबाव में ब्लैकमेल हो रहे हैं, कैसे बताएंगे? दबाव नहीं, कौम को दबाव में रख सकते हैं। ताकत का अंदाजा है आपको? अभी तक अंदाजा नहीं है। जो जावेद हाशमी को खामोश करवा सकती है तो आम शहरियों को नहीं खामोश करवाएगी। मुझे खामोश करा सके क्यों नहीं? आप जब तक लापता रहे हैं, आपने कहा कि मैंने कर दिया, क्यों दरगुजर किया आपने? ऊपर बयानात दिए, मैंने किताबों में लिखा, मैं चुप नहीं रहा, मैंने जुबान बंद नहीं की। आप जावेद हाशमी थे ना, वो जावेद हाशमी नहीं थे, बोले फिर तो उन बेआवाजों के लिए आप नहीं बोलेंगे? नहीं, बेआवाज है नहीं, आप आए बैठे हैं, आपके कवानीन मौजूद है, बात करें, हम उनको साथ देंगे। वो बोले ही नहीं। आपके ख्याल में हमारी अदालतें जो हैं आज़ाद हैं? देखिए बात फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ
कि हमारी जमहूरियत, हमारी अदालतें, तमाम ज़राए एक प्रोसेस में चल रहे हैं। ये कह देना कि वो दुनिया की आज़ाद तरीन अदालतें हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि उनके ऊपर असरअंदाज जितने हाईएस्ट लेवल पे बैठे हैं, असरअंदाज उनके ऊपर होते रहे ये जो हैं। जनरल मुशर्रफ का ट्रायल नहीं हो रहा, ये भी एक प्रोसेस है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि होना चाहिए। उसके बाद में ये बात मैं कर रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ उसने अगर ये आइन नहीं तोड़ा हो रहा है, इसमें, उसने आइन तोड़ा है, तो इसमें किसकी नाकामी है? उसने वह मार्शल लॉ क्या लगाया इसमें है। नून लीग की नाकामी है, हुकूमत की नाकामी है? अगर ये नहीं कर सकते तो इनके ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि आपने क्यों नहीं चलाया था। नहीं, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जी, आपके ख्याल में नून लीग की कमजोरी है ये? उन्होंने तो चलाया था। नहीं चलाया है, फिर लंदन भिजवा दिया, ये किसकी यही कमजोरी मैं है? आज कर रहा हूँ ना। अब इसको अगर मुझसे कहें कि आर्मी ने क्या क्या, अयान भी जा रही है, तो मैं उसके ऊपर ये अब हर पे मुझसे बात करानी है। नहीं, तो लेकिन एक चीज वाज़ेह है, आपके ख्याल में नून लीग संजीदा थी मुशर्रफ के ट्रायल में? मैं नून लीग में उस नहीं, नहीं आपके था। तज्जिया एज ए सियासतदान। मेरा अंदाजा है कि नवाज शरीफ उसके लिए बिल्कुल संजीदा थे, संजीदा थे, बस यहाँ तक है। चले। अच्छा हाशमी साहब, आखिर में अब मिलिट्री कोर्ट्स का जो है अब दोबारा उसमें तोसी नहीं की जा रही, और कल भी जो इजलास हुआ उसमें तहरीक इंसाफ ने भी शिरकत नहीं की। तो आखिर 2 साल तक इस कौम को फौजी अदालतों के ज़रिए क्यों ड्यू प्रोसेस से महरूम रखा गया, बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया, क्यों? मुझे ये आप क्या हमारी अदालतें ठीक हो गई? मुझे एक बात बताएं, फौजी अदालतों ने कोई एक केस में ज़्यादती की है? कोई आवाज़ आई है? अच्छा, आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मामलात आते रहे उसके भी बारे में आपको नहीं मालूम? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, मैं समझता हूँ कि आसमा जहांगीर को अगर आप सुने, जितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करते रहे, उनमें तो वाज़े तौर पे कहा कि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ फौजी अदालतों में। उनको तो फैसले नहीं तहरीरी दिए जाते मुल्ज़मान को, तो उनको वकील नहीं मुहैया किए जाते। तो बहरहाल आपके शायद इल्म में बहुत सी चीज़ें नहीं। आखिर में ये बता दें सर, आप अगर आप में और फैसल साले हयात में क्या फ़र्क होगा? क्योंकि आपने सुना होगा फैसल साले हयात जो है वो दोबारा पीपल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये वो फैसल साले हयात थे जो आपके पास कुंजी लेकर आए थे बकौल आपके कि भाई आपके मेरे पास नहीं आया। नहीं, आपको पेशकश आई। मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो हमें पेश वहाँ होता था, जेलों में इकट्ठे थे। आप इकट्ठे थे, लेकिन फैसल साले हयात के हवाले से एक इंटरव्यू में आपने कहा कि मैंने देखे फिर वही बात, ये शायद हमारी बदकिस्मती है। मैं ये कहता था कि हम सब वहाँ थे, हम बहुत सारे लोगों को हमें ऑफर्स थी, ठीक है। उसमें अब जो फैसल साले हयात ने इस बात पे मानी बात या ना मानी, जो हमें पेशकश हो रही थी वो सबको हो रही थी। तो कुछ लोगों ने मान लिया, ठीक, हमने नहीं माना। तो आप में और फैसल साले हयात में बहुत फ़र्क है। नहीं, मैं आपको वो भी बता दूं, देखिए आप जो फरमा रहे हैं ना, मैंने बार बार, आप लोग कहते हैं मैंने एक तकरीर, कोई एक बयान दिया हो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़, जो बार बार कहते हैं जी आप पहले जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बोलते थे, फिर अब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। अगर मैं पार्टी के अंदर होते हुए मैंने क्रिटिसाइज किया, नवाज शरीफ साहब को भी किया, पार्टी के अंदर रहते हुए, जब मैंने वो पार्टी छोड़ी, एक मेरी तो कोई तकरीर पूरा मीडिया आप कोशिश करके ला के दिखाएं कि ये आप नवाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं और अब आप फैसल साले हयात बन रहे हैं। ये ना करें। अच्छा, आप ये बताएं, आप पनामा केस का फैसला आपके सियासी फैसले के लिए कितना अहम है? मेरे सियासी फैसले से उसका क्या ताल्लुक है? मतलब ये कि अगर पनामा केस में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आता है तो आप फिर भी नवाज शरीफ साहब को ज्वाइन करें? अगर मैं जाना चाहता हूँ तो जरूर जाऊंगा। अच्छा, ये कोई पनामा केस के फैसले से कोई ताल्लुक नहीं, उसका इससे ताल्लुक ही नहीं है। वो तो मैं कहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई, गैर कानूनी जायदाद बनाई गई, गलत बयानी की गई, इसके बावजूद जावेद हाशमी नून लीग को ज्वाइन करें? अगर इतने अगर आपने लगा दिए कि वो अगरबत्ती बच जाती है वो इतना लगाए। बात ये है कि वो फैसला जो होता है कोई उसमें साबित हो जाए, वो ये पॉलिटिकल पार्टीज तो चलती रहती हैं।
आप पनामा के इल्जामात को इतनी संजीदगी से नहीं लेते? नहीं, मैं इन्होंने गलत तरीके से किया है। इमरान खान ने, बदकिस्मती ये है, ये पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में लाने का इशू ही नहीं था। ये इनका काम था। अपोजिशन का एक ही तरीका होता है कि ये उस इशू को पोलिटिसाइज करते। चले अब आ गया ना, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया उसकी आप रिस्पेक्ट करेंगे? इन्होंने गलत तरीके से गए हैं, कोई खिलाफ नहीं जाना हुकूमतों के। नहीं, अगर आता है तो आप मैं कहता हूँ नहीं जाता। आपके फैसले पे कोई असर नहीं मैं एक स्टूडेंट हूँ ना, जानता हूँ ना चीज़ों को। ये जो रास्ता अख्तियार किया इमरान खान ने, वो कौम को मजीद हमेशा उलझा के फिर ये बैठ जाता है। बहरहाल आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? मुझे पता है बगैर इस वक्त तक बगैर असूलों के, मैं भी लॉ को जानता हूँ, मैंने प्रोसेस से गुजरा हूँ। तो आप कहते हैं ठोस शवाहिद नहीं है, जबरदस्ती किसी को पकड़ के फांसी लगा देंगे, ठोस शवाहिद नहीं है, नहीं दे सके, नहीं दे सके, मैं समझता हूँ। और है भी नहीं आपके ख्याल में? 10,000 होंगे। हाँ, अदालत वही फैसला करती है जब उसके सामने हक़ाइक़ हों। तो आप अदालती फैसले को एहतराम हो करेंगे? सकता है, मैं कहता हूँ 10,000 खामियां उनकी मौजूद होंगी, उनके ऊपर अखलाकी तौर पे पनामा के अंदर उन्होंने जो बनाई, शामिल हुए, मेरे जहन में उसके बारे में एतराज़ है। लेकिन जैसा इमरान खान चल रहे हैं वो उनको, जावेद साहब इमरान खान को छोड़ें, आप जावेद हाशमी की बात करें। तो मैं जावेद हाशमी बतौर सियासतदान पनामा के इल्जामात को संगीन नहीं समझता? नहीं, संगीन है ही नहीं। अच्छा, लगा ही नहीं सके। बहुत शुक्रिया जावेद हाशमी साहब, अपना गिरबान को वक्त देने का। बहुत से अहम मामलात ऐसे हैं कि कई घंटों जावेद हाशमी साहब जैसे एक सीनियर और तारीखी सियासतदान से बात की जा सकती है, मगर वक्त की हमेशा से कैद रही है। आइंदा भी हमें मौका मिला तो मखदूम जावेद हाशमी से गुफ्तगू करते रहेंगे अहम मामलात पे। अपना गिरबान से मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।